हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एकांश ट्यूटर्स। तो पिछले क्लास में हमने ये वाली जो एक न्यूमेरिकल थी ये हमने सॉल्व किया था, राइट। अब इस क्लास में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ फॉर मास। ओके, एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। तो इसमें सबसे पहले इन 11th standard we saw that angular displacement, angular velocity and angular acceleration respectively replace displacement, velocity and acceleration for various kinematical equations. तो अब जैसे कि हमने क्लास 11th में देखा था कि हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं, वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी लगाते हैं और एक्सेलरेशन की जगह पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन लगाते हैं। कहाँ पर? काइनेमेटिक इक्वेशंस में वी कैन चेंज इट, वी कैन रिप्लेस इट, राइट। ऑल्सो टॉर्क इज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर फोर्स, और टॉर्क ये क्या है? ये भी एक एनालॉगस क्वांटिटी है, किसके लिए? फोर्स के लिए। अब अगर हम बात करें एक्सप्रेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम की, तो यहाँ पर फोर्स और काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों में भी मास हमारा कॉमन टर्म होता है, राइट। और in order to have their rotational analogous we need a replacement for mass। और क्योंकि अब अगर हमें इसका एक एनालॉगस चाहिए, मतलब इसके जगह पर अगर हमें कुछ और लिखना है, तो वी नो कि मास जो है उसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन हमें कुछ तो रिप्लेसमेंट चाहिए उस मास, उस क्वांटिटी के लिए जो कि है मास, ठीक है। नाउ इफ वी ओपन अ डोर वी गिव अ सर्टेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू इट। तो अगर हम कोई डोर ओपन कर रहे हैं तो हम उसको कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, राइट। अब the efforts needed for this depends on only upon the mass। अब जो भी इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? वो मास ऑफ द डोर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लाइक आपका अगर जो डोर है वो बहुत ज्यादा हेवी है तो यू विल रिक्वायर मोर फोर्स, यू विल रिक्वायर लेट्स से एंगल, अ सर्टेन एंगल, कि आप जिस एंगल पे उसे ओपन कर सके, राइट। but also upon the perpendicular distance from the axis of the rotation where we apply the force। obviously अगर हम किसी डोर के बारे में बात कर रहे हैं तो वी नो जो डोर का जो हैंडल होता है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता है, राइट। अगर मैं वही डोर का हैंडल बीच में लगा लूं तो क्या डोर ओपन करने में मुझे उतना ही सिंपली मेरा डोर ओपन हो जाएगा? नहीं होगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगाना होगा एज कंपेयर टू हियर, राइट। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। Now, thus the quantity analogous to mass includes not only mass but also take cares of the distance wise distribution of mass around the axis of rotation। तो इसलिए अगर हमें ऐसी कोई क्वांटिटी चाहिए जो कि मास को रिप्लेस कर सके तो उसमें सिर्फ मास नहीं होना चाहिए बट उसमें वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इन्वॉल्व होना चाहिए जो कि हमारे उस पर्टिकुलर मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन देगा, ठीक है। Now, to know the exact relation, let us derive an expression for the rotational kinetic energy, which is the sum of translational kinetic energies of all the individual particles। तो अगर हमें इसका एग्जैक्ट रिलेशन पता करना है तो हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना होगा, किसके लिए? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए, जो कि किसका सम है? जो कि है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स का सम, ठीक है। तो अब अगर हम फिगर 1.12 को देखें तो ये एक हमारी रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये क्या है? हमारी एक रिजिड बॉडी है, फाइन। रोटेटिंग विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये एक एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रही है, फाइन, ठीक है। टू द प्लेन ऑफ पेपर, ओके फाइन। For theoretical simplification, let us consider the object to be consisting of n particles of mass m1, m2, mn। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। हर पार्टिकल का लेट्स से हम मास दे देते हैं, एक है m1, एक है m2, एक है m।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिराइव करते समय लिखेंगे लेट अस कंसिडर द ऑब्जेक्ट consisting of n particles. The object is consisting n particles. Fine. अब इन n particles के masses हमें given है of m1 m2 till mn तक. ठीक है. अब ये सारे जो मास ऑफ पार्टिकल्स है ये किसके रिस्पेक्टिव में विथ रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर हम m1 की बात कर रहे हैं at respective perpendicular distance. ऑफ R1. अगर हम M1 की बात करें तो कितने डिस्टेंस पे, R1 के डिस्टेंस पे. कहां से, सेंटर से. अगर हम M2 की बात कर रहे हैं तो कितने डिस्टेंस पे, वो R2 के डिस्टेंस पे. कहां से, सेंटर से. और अगर हम बात कर रहे हैं Mn की तो कितने डिस्टेंस पे, Rn डिस्टेंस पे. कहां से, सेंटर से. ठीक है. As the object rotates, all these particles perform UCM. तो जैसे ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा ये सारे जो पार्टिकल्स है वो अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंडर परफॉर्म करेंगे. मतलब हर पार्टिकल भी एक सर्कुलर मोशन ऑक्यूपाई करेगा विद द सेम एंगुलर स्पीड. और उनकी स्पीड क्या रहेंगी, सेम रहेंगी विच इज ओमेगा, बट विद डिफरेंट लीनियर स्पीड. लेकिन उनकी लीनियर स्पीड अलग रहेंगी. जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो इसकी लीनियर स्पीड इस एक्सिस के अबाउट होंगी, राइट. अगर हम इसकी बात करें तो इसकी इस एक्सिस के अबाउट होंगी, राइट. सिमिलरली अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके अलग एक्सिस के अबाउट में होंगी. सो हर एक पार्टिकल की अपनी अलग लीनियर स्पीड होंगी लेकिन उनकी एंगुलर स्पीड ओमेगा ही होंगी. फाइन. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब सो all the particles would have same angular speed that is, what is the angular speed, omega, but different linear speed. ठीक है. तो अगर हम बात करें सबसे पहले V1 की तो फॉर पार्टिकल 1 ठीक है. तो पार्टिकल 1 के लिए V1 कितना हो जाएगा, R1 टाइम्स ओमेगा. ठीक है. फॉर पार्टिकल 2 इसके लिए V2 कितना हो जाएगा, R2 टाइम्स ओमेगा. और ऐसे ही करते करते अगर हम आ गए फॉर पार्टिकल N तो इसके लिए Vn कितना हो जाएगा, Rn टाइम्स ओमेगा. करेक्ट. यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. फाइन. अब सिमिलर will be the case for all the other particles. Rotational kinetic energy of the object is the sum of individual translational kinetic energy. Thus rotational energy or rotational kinetic energy we have to calculate. अब अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है,
सो फॉर फर्स्ट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएंगी, हाफ ऑफ mv² विच इज m1, v1 कितना है हमारा, m1 v1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा v1 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है जो कि है r1 ओमेगा। सिमिलरली पार्टिकल 2 के लिए काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी हो जाएंगी, हाफ ऑफ m2 v2, v2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो हाफ ऑफ m2 टाइम्स v2 कितना है r2 ओमेगा। और सिमिलरली n पार्टिकल के लिए हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी हाफ ऑफ mn vn which is half of mn rn ओमेगा। फाइन, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अब मुझे इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, राइट, सो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएंगी इसकी, तो इसकी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी इन सबका सम, तो इट वुड बी rotational kinetic energy would be kinetic energy 1 plus kinetic energy 2 plus till kinetic energy n। ठीक है, अब मैं अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ m1 r1 ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी 2 की वैल्यू हाफ ऑफ m2 r2 ओमेगा। और ऐसे करते 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 हाफ ऑफ mn rn ओमेगा। फाइन, अब अगर मैं यहां से, मुझे जैसे दिख रहा है कि हाफ और ओमेगा तो सेम है, तो इसे मैं कॉमन में ले सकती हूँ, यस ऑब्वियसली मैं इसे कॉमन में ले लूंगी, तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, अच्छा हाँ ये v² है ना, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v² होता है, राइट, तो ये स्क्वायर में आ जाएंगे सब, हाफ mv² होता है, राइट, तो v² है और v की जगह पे हम ये कर रहे हैं, तो ये इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो rn² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें वी हैव टू चेंज इट टू स्क्वायर्स। चलो फाइन, अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर और हाफ में अगर कॉमन में ले लूं तो हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, m1 r1 स्क्वायर प्लस ऑफ m2 r2 स्क्वायर प्लस इट विल गो टिल mn rn स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके फाइन, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर वुड बी एज इट इज। अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, इट इज माई I मतलब inertia which is the sum of these all things, right, तो where I is equals to m1 r1 square plus m2 r2 square plus till mn rn square। ठीक है, तो इसी को मैं क्या कर सकती हूँ, इसी को मैं लिख सकती हूँ द समेशन ऑफ I equals to 1 till n m I r I square, right। चलो लेट्स सी फॉरवर्ड नाउ, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें, if the I is replaced by mass m and angular speed omega replaces linear speed v, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या बन जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चला,
कि जो हमारा आई है ये किसे रिप्लेस कर रहा है, मास को, ठीक है। एंड एंगुलर स्पीड जो ओमेगा है वो किसे रिप्लेस कर रही है, वेलोसिटी को। तो मतलब जहां पर हमारे पास में था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो यहां पर अब मुझे क्या मिल रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ, तो एज इट इज है, एम की जगह पर एम आई रिप्लेस कर रहा है एम को, तो आई लिख लूंगी, और वी की जगह पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, ओमेगा स्क्वायर। फाइन, तो मुझे क्या पता चला कि मास का अगर मैं एनालॉगस ट्रांसलेशन करूं तो वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो आई को मैं क्या कहती हूँ, आई इज डिफाइंड टू बी द रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हियर I is rotational inertia और moment of inertia, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, सो इट इज डिफाइंड एज द रोटेशन inertia of the object about the given axis of rotation. Fine. Now it is clear that the moment of inertia of an object depends upon, तो अब now let's see moment of inertia किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। so moment of inertia जिसे हम I कहते हैं is dependent on सबसे पहला इंडिविजुअल मासेस, दूसरा distribution of these masses about the given axis of rotation, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, एक तो पार्टिकल का इंडिविजुअल मास मतलब उसका खुद का मास, और दूसरा जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मासेस एट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर कोई पार्टिकल हमारा किसी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो इस एक्सिस पे उन पार्टिकल्स का मास डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा इसके ऊपर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ओके, आई होप यहाँ तक कोई डाउट ना हो। Now for a different axis it will again depend on the mass distribution around that axis and will be different if there is no symmetry. तो अगर लेट्स से मेरे पास में एक एक्सिस है, एक केस है जहां पे मेरे पास में दो एक्सिस है, लेकिन ये सिमेट्रिकल एक्सिस है दोनों भी, अगर मैं इसे बीच में से काटूं तो मेरे को सिमेट्री मिल रही है। लेकिन लेट्स से मेरे पास में दो एक्सिस है, एक ऐसी है और एक, सॉरी, ऐसी है। अब अगर मैं इसे बीच में से काटूं तो क्या मुझे सिमेट्री मिल रही है, नहीं। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, दोनों एक्सिस का जो मेरा
मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में सेम होगा, सेकेंड केस में मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, इट वोंट बी द सेम। फाइन, आई होप यहाँ तक भी किसी कोई डाउट ना हो। अब ड्यूरिंग दिस डिस्कशन, for simplicity we assumed the object to be consisting of a finite number of particles। अब जब हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या अज्यूम किया था सिंप्लिसिटी के लिए, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। फाइनाइट मतलब जिसे हम गिन सकते हैं। तो जब हम ये सारी चीजें डिराइव कर रहे थे, ये सारी चीजें अज्यूम कर रहे थे, तो हमने ये भी अज्यूम किया था, क्योंकि हमारा डेरिवेशन बहुत इजी होना चाहिए इसके लिए, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें जितने भी पार्टिकल्स है वो काउंटेबल है, वो फाइनाइट है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस मतलब कि प्रैक्टिकली हम जब ये सारी चीजें करते हैं तो यूजुअली इट इज नॉट सो। तो जब हम प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करते हैं तो उसमें हमें हमेशा जो पार्टिकल के नंबर है वो फाइनाइट नहीं मिलते, कभी कभी वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट होते हैं जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते। So for a homogeneous rigid object, mathematically integrable mass distribution, the moment of inertia is to be obtained by integration as I equals to integration of r square dm। तो जब हम किसी homogeneous rigid object का मैथमेटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करते हैं। क्यों? ताकि हमें पता चले कि उसका जो आंसर है वो वैलिड है। Now, if integrable mass distribution is not known, it is not possible to obtain the moment of inertia theoretically, but it can be determined experimentally। तो अगर हमने इंटीग्रेशन कर लिया और उसका जो आंसर आया वो कुछ अननोन सा आंसर आया जिसमें हमारे पास में प्लस सी वाला चीज आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें फिर थियोरेटिकली तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, राइट। तो इसलिए हम एक्सपेरिमेंटली जाके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। फाइन, आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। सो लेट अस वाइंड इट अप ओवर हियर फॉर टुडे, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास हमें दो केसेस पढ़ना होगा। एक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म रिंग और एक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, like the video, share it amongst your friends and subscribe the channel। Thank you everyone।